राधिका बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। आज उसने सोचा कि अपने पति के ऑफिस जाने के बाद डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, और उसने ऐसा ही किया। जब उसके पति सुबह ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद वह क्लिनिक गई और फिर जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, उस खबर का तो उसे बहुत सालों से इंतजार था। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। अब जाकर उसकी दुआ पूरी हुई थी। वह तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। डॉक्टर के क्लिनिक से उसके घर तक का रास्ता तय करना उसे मुश्किल हो रहा था। जब इस खुशखबरी के बारे में उसकी देवरानी को पता चला, तो उसने सभी देवरानियों को बता दिया। सभी लोग कमरे में उसके पास आई और उसे मुबारकबाद देने लगी। सब उसके लिए बहुत खुश थी और वह भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आज तो उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसकी देवरानी ने राधिका से कहा कि यह बात सुनकर जेठ जी तो बहुत खुश होंगे। क्या तुमने उनको यह खबर सुना दी? राधिका मुस्कुराई और कहा, मैंने सोचा था उन्हें कॉल करके खुशखबरी सुना देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि जब वह घर आ जाएंगे तभी उनको मैं बताऊंगी। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, और यह खबर सुनने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी होगी वह मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चली गई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ गई। बाहर जाकर उसने अपने घर के नौकर काका से पूछा। काका उसके घर के बहुत पुराने नौकर थे। काका और उसकी पत्नी बहुत सालों से उसके घर में काम कर रहे थे। वह उनको देखते हुए उनके कमरे में गई। उन्होंने राधिका से कहा, मालकिन क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? राधिका ने कहा, काका सब ठीक है। आप मेरा एक काम कर दीजिए, यह लिस्ट लेकर बाजार जाइए और इसमें जो कुछ भी सामान लिखा है वह मुझे लाकर दे दीजिए। काका ने कहा कि ठीक है मालकिन। उसके बाद वह सामान लेने मार्केट चले गए और राधिका अपने कमरे में आकर अपने पति के इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद काका सारा सामान लेकर घर वापस आ गए। राधिका जल्दी से किचन की तरफ गई। उसने आज अपने शौहर के लिए अपनी पसंद का खाना बनाया था, और राधिका अपने पति के लिए केक बनाना चाहती थी। उसने जल्दी से केक का मिक्सर तैयार किया, और उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, इसीलिए उसे बहुत सारा मसाला तैयार करना पड़ा और उस मसाले को ठंडा होने के लिए रख दिया। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और बेसब्री से अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। किचन का पूरा काम करने के बाद वह अपने कमरे की तरफ गई और उसने अपने कमरे को सजाया। उसके पति रोज़ दोपहर का खाना घर जाकर उसके साथ ही खाते थे। उनके आने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए वह नहाने चली गई। उसने आज नए कपड़े पहने थे, हल्का फुल्का मेकअप चेहरे पर किया था। अब सब कुछ तैयार था, बस उनके शहर से आने की देरी थी। वह कमरे में बैठकर बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, उसके ऊपर कौन सा आसमान टूटने वाला है। वह नहीं जानती थी कि उसकी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, उसके सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है। वह अपने ही ख्यालों में बैठी थी। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका दिल कहाँ से कहाँ यह सोच करके कि पता नहीं क्या हुआ है जो नीचे से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। इससे पहले तो उसके घर में कभी भी ऐसा शोर नहीं हुआ था। वह उठकर नीचे जा रही थी कि उसकी देवरानी भागते हुए उसके पास आई और वह बहुत घबराई हुई थी। वह कहने लगी कि भाभी, जल्दी से ऊपर चढ़ने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी, इसीलिए वह अपनी पूरी बात नहीं कर पा रही थी। राधिका ने उसे साइड में बिठाया और पानी दिया। वह उसके हाथ में पानी का गिलास दे रही थी कि उसने राधिका से जो बात कही वह सुनकर तो राधिका की जान निकल गई थी। गिलास उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया था। उस पर तो जैसे कयामत छा गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी और उससे कहा कि तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मुझे लगता है तुम पूरे तरीके से पागल हो चुकी हो। कम से कम आज के दिन तो मुझे ऐसा बेहुदा मजाक मत करो। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। राधिका बहुत गुस्से में अपनी देवरानी से बात कर रही थी, और जो कुछ उसने राधिका से कहा उसके बाद तो राधिका को ऐसा ही जवाब देना था। राधिका ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वह कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए।
उसकी देवरानी उसके साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई और उससे कहने लगी, भाभी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। मैंने आज तक आपसे कोई मजाक नहीं किया है। आज के दिन आपसे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूँगी। काश यह सब कुछ मजाक ही होता, लेकिन यह सब कुछ मजाक नहीं है। मैं जो भी कह रही हूँ सब कुछ सच है। आप होश में आए और मेरे साथ नीचे चले। राधिका ने अपनी देवरानी का चेहरा देखा। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता था। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि यह सब कुछ झूठ नहीं है। यह सब कुछ झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उसके दिमाग में तो काम करना बंद कर दिया था। जो कुछ देर पहले सब कुछ ठीक था, वह कितनी खुश और अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब यह सब कुछ क्या हो गया था। उसका दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी वह अपनी देवरानी के साथ चलते हुए बाहर आई। वह जीने से उतर नहीं पा रही थी और वह चलते चलते लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी देवरानी ने उसे ज़ोर से पकड़ा हुआ था। राधिका को अभी भी उम्मीद थी कि जो कुछ भी उसने सुना है वह सच नहीं है, सिर्फ यह उसकी आंखों का धोखा है। जैसे ही वह नीचे आई, उसकी यह उम्मीद भी टूट गई। उसके पति सामने लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। उनके कान, सर, टांग सब पर पट्टियां लिपटी हुई थी। उसके बावजूद भी उनके जख्मों से खून बह रहा था। उनकी हालत देखकर राधिका का कलेजा मुंह में आ गया था। यह सब कुछ कैसे हो सकता था। अभी कुछ घंटे पहले तो उसने उसे ठीक ठाक ऑफिस भेजा था, फिर अचानक यह सब कुछ कैसे हो गया था और उसे कुछ पता नहीं चला। इतना मोहब्बत करने वाला पति उसे छोड़कर जा चुका था। उसने तो अभी उसे औलाद की खुशखबरी भी नहीं सुनाई थी। उसे सरप्राइज़ देना बाकी था, लेकिन उसने तो राधिका को ही सरप्राइज़ दे दिया। राधिका ने अपने देवर से पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तब उसके देवर ने बताया कि करीब 12 बजे भाई मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। तब तक सब ठीक था और उन्होंने आपको बताने से मना किया था। वह कह रहे थे कि अगर हमने आपको सब कुछ बताया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। उन्होंने हमें अपनी कसम दी थी और हमने भी यही सोचकर आपको कुछ नहीं बताया कि थोड़ी देर बाद भाई ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें घर लेकर आ जाएंगे। हमें ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि यह सब कुछ हो जाएगा। हमें पता होता कि भाई इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम इस वक्त आपको खबर कर देते। राधिका के देवरानी उसे गले लगकर रोने लगी। फिर उसने राधिका के सारे जेवरात उतारे और उसके चेहरे पर जो हल्का फुल्का मेकअप था वह भी दुपट्टे से साफ कर दिया। राधिका वहीं खड़ी थी, उन सब की हरकतें देख रही थी। अचानक से ही होश में आई और कहने लगी कि मेरा बच्चा क्या किस्मत लिखवा कर लाया है। वह तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। अब वह किसके सहारे पढ़ेगा। कौन उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाएगा। राधिका तो जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके पति के बॉडी को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, इसलिए कुछ घंटों बाद ही उन्हें दफनाने के लिए ले गए। राधिका बिल्कुल होश में नहीं थी। उसकी देवरानियों ने उससे कहा कि अपने शौहर को आखिरी बार देख लो। उनकी यह बात सुनकर वह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके देवर उसके शौहर को ले जा चुके थे। जब वह लोग वापस आए तो राधिका की देवरानी राधिका को कमरे में ले गई और कुछ देर तो उसके पास बैठी और उसे तसल्ली दी। फिर वह भी अपने कमरे में चली गई। अब राधिका के दिन तो पहाड़ जैसे हो गए थे। बड़ी देवरानी उसे बहुत कुछ समझा रही थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तो अपने ही दुख में थी। इस समय कोई भी उसका दुख नहीं समझ सकता था। कितने सालों से राधिका को और उसके शौहर को जो खुशखबरी का इंतज़ार था, आज जब वह खुशखबरी उसके घर में थी तो उसके शौहर ही उसे छोड़कर जा चुके थे। वह सोच रही थी कि काश मैंने फ़ोन करके सब कुछ उन्हें बता दिया होता तो वह कहीं और जाने के बजाय घर पर आ जाते और जो सब कुछ उनके साथ हुआ वह नहीं होता। रोज़ दिन निकलता था और रात हो जाती थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसका हर एक दिन एक साल के बराबर लग रहा था। आज उसके शौहर को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे। वह अपने कमरे में बैठी थी जब उसकी बड़ी देवरानी और छोटी देवरानी की बेटी कुछ सामान पकड़कर उसके कमरे में आई और वह आते ही अपना सामान उसके कमरे में रखने लगी और कहने लगी कि आज से हमारी दोनों बेटियां तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतने बड़े कमरे में क्या करोगी। और तुम्हें तो पता है उसके कमरे के साथ पापा का कमरा है,
वह सारी रात हंसते रहते हैं। उनकी खांसी से इन दोनों को नींद नहीं आती है। सारी सारी रात परेशान रहती हैं और राधिका उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। उसके कुछ कहे बिना ही उसकी देवरानी उसे बराबर वाले कमरे में भेज दिया। हालांकि वह अपनी बेटियों को भी उस कमरे में शिफ्ट कर सकती थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद उसे इस कमरे से भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ भी वह कुछ दिन रही, फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। इस तरह करते करते इन लोगों ने उसे एक स्टोर रूम में भेज दिया। वह चुपचाप उनकी हर बात मानती रही। आखिर वह उनसे कहती भी तो क्या कहती और किसके सहारे से उनसे कुछ कहती। उसके सर पर तो अब किसी का सहारा ही नहीं रहा था। एक एक करके सारे कमरे उन लोगों ने ले लिए थे। अपने देवरानियों ने भी उसे आंखें फेर ली थी। उसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। आखिर कब तक वह लोग राधिका को बिठा कर खिलाती। उसका तो कोई सहारा ही नहीं था जिसके सहारे से वह जी सके। जो उसको खिलाने वाला था वह इस दुनिया से जा चुका था। अब जाने उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी कठिनाई लिखी हुई थी। उसे स्टोर रूम में रहते रहते 6 महीने गुजर चुके थे। अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अब ना जाने उसे कोई दवाई के लिए पूछता था और ना किसी चीज़ के लिए। हद तो यह थी कि उसकी देवरानियों ने सारी काम वालियों को भी घर से निकाल दिया था और घर का सारा काम उसके सर पर आ गया था। और वह देवरानियाँ भी उससे कहती थी कि अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उन्हें उनके होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं था। राधिका भी उनसे कुछ कहे बिना सारा काम कर दिया करती थी। अब राधिका का और उसकी देवरानियों का सामना बहुत कम होता था। वह सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर और साफ सफाई करके अपने कमरे में चली जाती थी और दोपहर में जब वह अपने अपने कमरे में आराम कर रही होती थी तब वह अपना सारा काम निपटा लिया करती थी। उसके शौहर ने अपने भाइयों की खातिर क्या कुछ नहीं किया था। इसका बदला वह इस तरीके से दे रहे थे कि आज इन लोगों को उनकी पत्नी और होने वाले बच्चे तक का ख्याल नहीं था। वह एक रात अपने कमरे में बैठी हुई थी जब किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने उसके सारे देवर खड़े थे। वह एक तरफ खड़ी थी। वह सारे अंदर उसके कमरे में आ गए। उनकी आंखों में राधिका के लिए मोहब्बत दिख रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। राधिका उनको देखकर दंग रह गई। उनसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसे घबराहट भी हो रही थी। वह उनसे कुछ कहती इससे पहले वह सब उसकी तरफ बढ़े। यह कहानी है एक छोटे से शहर गुड़गांव की, जहां राधिका नाम की लड़की रहा करती थी जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके नाना नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन जब अमित उसके घर आए और उन्होंने राधिका को देखा तो उसके नाना नानी से उसका रिश्ता मांग लिया। नाना नानी को भी लड़का बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अमित उससे 10 साल बड़ा था और राधिका यह शादी नहीं करना चाहती थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी अमित के साथ कर दी गई। अमित की फैमिली बहुत बड़ी थी। सब लोग साथ मिलजुल कर रहते थे। राधिका की सास का देहांत राधिका की शादी के पहले ही हो चुका था। बस उसके घर में एक ससुर और उनके बेटे थे। अमित के अलावा उनके 4 और भाई थे। उनके ससुर की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। अमित राधिका से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो वह सब भाइयों में बड़े थे। इस हिसाब से सबसे पहले शादी उनकी होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने 2 भाइयों की शादी पहले की और 2 भाइयों की शादी भी करना चाहते थे। उसके बाद अपने बारे में कुछ सोचते, लेकिन उनके भाइयों ने गुस्से में मना कर दिया। इसलिए उनके पापा ने कहा कि वह अपनी शादी कर ले। इन दोनों की शादी तो बाद में भी हो जाएगी। इस तरह राधिका और अमित की शादी हो गई। राधिका का घर बहुत बड़ा था और 3 मंजिल का बना हुआ था। एक मंजिल पर 4 कमरे और दूसरी मंजिल पर भी 4 कमरे थे। दोनों भाइयों ने अपने माँ के मिजाज को देखते हुए अपनी शादी से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जैसी उसकी माँ ने उनकी भाभियों के साथ बर्ताव किया है, कहीं ऐसा ही बर्ताव उनकी पत्नियों के साथ ना हो जाए। एक दिन अमित की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। उनकी माँ के देहांत के 2 साल बाद ही राधिका और अमित की शादी हो गई। राधिका के नाना नानी ने बहुत खुशी खुशी से उसे अमित के साथ विदा कर दिया था और उसके घर भेज दिया था। उसकी देवरानियों ने भी उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। उसके पति अमित भी उससे बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया और राधिका को भी अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई।
वह समझती थी पता नहीं उसके शौहर कैसे होंगे, लेकिन उसके शौहर ने उसके सारे शक दूर कर दिए थे। राधिका पर अपनी जान निछावर करते थे। अमित ने अपने भाइयों को अलग अलग उनका हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। वैसे तो राधिका की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने औलाद के सुख से दूर रखा था। शादी के 10 साल बाद भी उसे कोई संतान नहीं हुई थी। फिर एक दिन उसे खुशखबरी मिली और उसके साथ ही बुरी खबर भी मिल गई। अमित भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। सब लोग एक दूसरे से बच्चों को गोद में लेने के लिए झगड़ रहे थे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन राधिका ने अपने बेटे के लिए सबके दिलों में मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जो जीते जी उसने अपने पति के लिए किया था, लेकिन अब उसका दिल इस घर से जाने का हो रहा था। उसके नाना तो इस दुनिया में नहीं रहते थे, लेकिन उसकी नानी अभी भी जिंदा थी। वह नानी के पास जाना चाहती थी और अब इस घर में रहने का उसका कोई हक भी नहीं था, क्योंकि उसके शौहर जिनके सहारे वह इस घर में आई थी, वही अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो वह इस घर में रहकर क्या करती। उसने अपने ससुर से अपने जाने की बात की तो वह बहुत उदास हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखा और उससे बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हें इस घर के लोगों ने बहुत परेशान किया है और अब तुम इस घर में रहना नहीं चाहती हो, लेकिन मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं अमित के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। मैं तो कब का इस दुनिया से जा चुका होता, लेकिन शायद मेरे नसीब में अमित के बच्चों को देखना लिखा था, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। उन्होंने राधिका से कहा, आज से तुमसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, यही मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम मेरा ये हुक्म समझो या मेरी तुमसे गुजारिश। फिर मेरे अपने पोते के लिए मोहब्बत है और मैंने एक फ़ैसला किया है। 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी अंकित से करवा रहा हूँ। अगर तुम यहाँ से जाओगी तो इसका पालन पोषण कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमाने वाला नहीं है और मैं किसी भी सूरत में अपने खून को इस घर से बाहर नहीं जाने दूँगा। अगर तुम यह घर छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और इस बच्चे को भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। यदि तुम मेरी बात मान लेती हो, अब तुम्हारा क्या मन है? तुम क्या करना चाहती हो? राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे इस घर से क्यों जाने नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से इनका बर्ताव राधिका के लिए बहुत अच्छा हो गया था। यह सब लोग राधिका पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने उसके साथ सलूक किया वह सब कुछ वह भूल नहीं सकती थी। उसे तो इन सब के यूँ अचानक बदलने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो इन लोगों ने दिमाग में चल रहा था, जो यह फिक्र अब कर रहे थे। वह पहले कहाँ चली गई थी? तब भी तो यह बच्चा उसकी कोख में था। फिर क्यों यह इस बच्चे को इतनी तकलीफ़ दे रहे थे? सब कुछ उसी रात से हुआ था जिस रात उसके सभी देवर उसके कमरे में आए थे। उसी रात इन लोगों ने कुछ सोचा था, लेकिन अब उसे पता लगाना था कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वह चारों भाई उसकी तरफ आ रहे थे। वह डर कर पीछे जा रही थी। कुछ ही देर बाद वह हैरान रह गई और उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई। वह ऐसा कैसे कर सकते थे? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने पैर उन चारों भाइयों से छुड़वाए। वह चारों भाई उसके पैर पर गिर पड़े थे और उससे कह रहे थे कि भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है और हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमें तो इसका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया। हम भूल गए थे कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ अपने भाई की वजह से हैं। हम लोगों को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राधिका ने उन लोगों के हाथों से अपने पैर खींच लिए और कुछ देर बाद उसकी देवरानी भी उसके पास आ गई और वह भी राधिका से माफ़ी मांगने लगी। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस टाइम क्या करना चाहिए। आज तक सभी उसके खिलाफ थे। आज उसकी देवरानी, देवर, ससुर सब उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सारा दिन उसकी चापलूसी करते रहते थे। उसे खाने को पूछते, पीने को पूछते, या सब कुछ क्या हो रहा था उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब उसे इन लोगों का सच जानना था और वजह जानने के लिए उसके पास एक ही चारा था कि वह अंकित से शादी कर ले। उसे मजबूरी में अंकित से शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। ना चाहते हुए भी उसे अंकित से शादी करनी पड़ी, क्योंकि वह अपने बेटे को किसी भी हाल में ऐसे नहीं देख सकती थी और किसी भी हाल में उन लोगों के पास अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती थी। वही तो अब उसके जीने का सहारा था, उसके पति की आखिरी निशानी थी। वह उसे ऐसे कैसे इन लोगों के पास छोड़ देती। और कुछ दिनों से इन लोगों ने जो कुछ भी उसके साथ किया, उसके बाद तो वह कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वह अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मैं अंकित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यह खबर बाकी घर वालों ने सुनी, सबके चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उन सबको कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन राधिका की अंकित से शादी हो गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब तो उसकी देवरानी और भी ज़्यादा उसकी खातिरदारी करने लगी थी। उससे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ उसके पास हाजिर हो जाती थी। लेकिन उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो सिर्फ इन लोगों का सच जानना चाहती थी, जो एक दिन उसके सामने आ ही गया। वह सब लोग हाल में बैठकर टीवी देख रहे थे। उसके ससुर अपने कमरे से निकलकर उसके पास आए। उन्होंने जो कुछ भी राधिका से कहा, वह सब कुछ सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। तो यह बात थी, सब इसलिए किया गया था, इसलिए राधिका की कितनी खातिरदारी हो रही थी, इसलिए उसके नखरे उठाए जा रहे थे। वह गौर से अपने पहले पति के भाइयों को और खुदगर्ज बाप को देख रही थी। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता था? असल में अमित ही इन पांचों भाइयों की देखभाल करते थे और अमित ने सबके हिस्से उनको दे दिए थे। लेकिन सब भाई अपने हिस्से के पैसे खत्म कर चुके थे। किसी ने अपनी गलत आदतों से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया था, तो किसी ने अपनी अय्याशी की खातिर सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। सिर्फ अमित ही थे जिन्होंने अपना हिस्सा संभाल कर रखा था। अपने भाइयों और उनके बच्चों पर खर्च कर दिया करते थे। वह उनकी संतान को अपनी संतान समझते थे और उन पर खर्च किया करते थे। लेकिन जब उसकी पत्नी और बच्चे की बारी आई उसे एहसान का बदला चुकाने की, तो इन लोगों ने राधिका और उसके बच्चे को अपने ऊपर बोझ समझ लिया और उसके सलूक किया जैसा कोई पराइयों के साथ भी नहीं करता है। किसी ने राधिका से आकर नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसे तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था और ना ही वह इन लोगों से कुछ चाहती थी। सिर्फ वह अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताना चाहती थी और वह भी इन लोगों ने नहीं बिताने दी थी। अमित के वकील से राधिका को पता चला कि अमित ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद राधिका के नाम पर कर रखी थी और इन लोगों को तो यकीन नहीं आ रहा था कि अमित ने अपनी सारी जायदाद राधिका के नाम कर दी है। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा किया। इसलिए इन लोगों का बर्ताव उसके साथ अच्छा हो गया था और राधिका के बेटे को ढाल बनाकर उसकी शादी अंकित से करवा दी, ताकि अंकित से शादी करने के बाद राधिका इस घर में रहे और यह लोग उसके पति के पैसों पर ऐश करते रहें। अब यह लोग चाह रहे थे कि राधिका अपनी सारी जायदाद अंकित के नाम कर दे और फिर यह सब कुछ उसके ससुर के नाम हो जाए। यह सारा खेल जमीन जायदाद के लिए खेला जा रहा था। राधिका सोच भी नहीं सकती थी कि यह लोग पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। राधिका ने भी फैसला कर लिया था कि यह सारी ज़मीन जायदाद अमित के नाम करके उसको डिवोर्स देकर अपने बेटे के साथ इस घर से चली जाएगी। उसने अपना सामान पैक कर लिया और तभी उसका दूसरा पति अंकित उसके कमरे में आया और आकर उससे माफ़ी मांगने लगा। उसने राधिका को बताया कि यह बात सच है कि मैं तुमसे शादी इस जायदाद के लिए करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। मुझे यह सारी जायदाद नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम मत जाओ। मैंने यह सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम कर दी है। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब राधिका सोच रही थी कि पता नहीं इन लोगों की यह नई चाल है, क्योंकि एक बार नहीं दो बार इन लोगों ने उसका भरोसा तोड़ा था। अब उसे इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और ना ही इन लोगों पर वह भरोसा करना चाह रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की खातिर अंकित को माफ़ कर दिया और उसको चांस दे दिया। लेकिन उसने भी इन सब में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने सारे हक अच्छी तरीके से निभाए और राधिका को एक अच्छा शौहर और अच्छा बाप बनकर दिखाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.